Hello everyone, guys. My name is Vineet Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। और दोस्तों, ऑल अबाउट ओमेस सीरीज में आपका स्वागत है। हमने इनमैट देख लिया, हमने स्नैप देख लिया और आज जो एग्जाम हम कवर करने वाले हैं आपके मैक्सिमम डिमांड पर, जो कि मैक्सिमम कमेंट्स थी, जिसके बारे में मैसेजेस आ रहे थे, जिसके बारे में, वो एग्जाम है जैट। तो यस गाइज, सेम इनमैट और स्नैप की तरह हम जैट में देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती है, सिलेबस, उसका एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी और उसका कट ऑफ, है ना। बेस्ट कॉलेजेस अगर चाहिए तो उसका टेंटेटिव कट ऑफ क्या है, उस कॉलेजेस की फीस क्या है, उन कॉलेजेस का एवरेज पैकेज क्या है, सब हम देखेंगे दोस्तों। सो बने रहो जैट के सीरीज में। अगेन आपका स्वागत है। सो इसमें जैसे मैंने कहा, हम ये सब चीजें देखने वाले कि जैट होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, देन एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ जैट, ये कैट से कहा अलग है, इनमैट और स्नैप से कहा अलग है, सब हम देखेंगे। फिर जैट स्कोर को एक्सेप्ट करने वाली बेस्ट कॉलेजेस, उनके कट ऑफ के साथ, उनके फीस के साथ और उनके अप्रोक्सीमेट पैकेज के साथ, एवरेज पैकेज। तो यस गाइज, व्हाट इज जैट? तो जैट में शुरुआत करते हैं। जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट उसका लॉन्ग फॉर्म है। और एक्सेल आरआई में अगर आपको एडमिशन चाहिए, जो कि मैक्सिमम एस्पिरेंट का ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है, ड्रीम कॉलेज होता है, सेम आईआईएम जैसे मेजोरिटी एस्पिरेंट का ड्रीम कॉलेज होता है, उसी तरह एक्सेल आरआई जमशेदपुर ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है मेजोरिटी ऑफ एमबी एस्पिरेंट्स का। और उसके लिए आप देते हो जैट। यस गाइस, उसके लिए आप देते हो जैट। सो जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट जनरली हर साल जनवरी मंथ में होता है। जैसे कि जिन स्टूडेंट को 2023 वाले बैच में एडमिशन चाहिए थी, उन्होंने हाल ही में जनवरी में जो जैट हुई है वो दी है। अगर आप जो कि कैट 2023 एस्पिरेंट्स हो, है ना, कैट 2023 देने वाले हो, बिल्कुल उसी के 2 महीने बाद जनवरी में, वैसे तो 2 महीना भी नहीं, क्योंकि कैट जनरली होता है नवंबर एंड में और जैट होता है जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में। तो लगभग एक सवा महीने के बाद आप जैट दोगे, तुरंत जनवरी 2024 में, है ना, फॉर सीकिंग एडमिशन इन द बैच ऑफ 2024 टू 26, 2 साल के इस कोर्स के लिए। सो यस, जैट इज कंडक्टेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी। रजिस्ट्रेशन उसका भी सेकंड वीक, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से टेंटेटिवली स्टार्ट हो जाता है, सेम एज इनमैट, सेम एज स्नैप। जैट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। यस, जैसे हमने अभी बात की थी, इनमैट की लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत कम है एज कम्पेयर विद कैट, और उसमें एडोप्टिव पैटर्न होता है कि जैसे जैसे आप करेक्ट करते जाते हो, वैसे वैसे थोड़ी सी लेवल बढ़ती जाती है, रॉन्ग करते जाते हो तो लेवल और गिरती जाती है क्वेश्चन की, है ना। स्नैप का भी बहुत इजी एज कंपेयर विद कैट, लेकिन जैट ये टफेस्ट है। हाँ, एक टाइम पे आप बोलो तो कैट से भी थोड़ी सी टफ मानी जाती है, कुछ कुछ पर्टिकुलर सेक्शन। वो क्यों टफ है, उसका रीजन भी है। क्योंकि कैट में गाइस जीके सेक्शन नहीं होता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज सेक्शन नहीं होता है, लेकिन जैट में वो होता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम क्वांट आपको दिखेगा, एलआर दिखेगा, इंग्लिश दिखेगा। अब यहाँ पर थोड़ा एग्जाम पैटर्न अलग है, मैं आगे उसकी बात करूंगा। लेकिन इसमें एक सेक्शन एक्स्ट्रा है गाइस, जीके। ठीक है, देन डिसीजन मेकिंग, ये कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा है इसमें, जो इसको एक्स्ट्रा टफ बनाती है। इनफैक्ट इसका जो वर्बल एबिलिटी है ना, ये हमेशा कैट के वर्बल से टफ माना जाता है। कौन लगभग आप सेम लेवल का बोल सकते हो या थोड़ा बहुत कम भी बोल सकते हो, लेकिन गाइस वर्बल एबिलिटी कैट के कंपैरिजन में हमेशा टफ होता है जेड का, जनरली। फिर इसमें जीके सेक्शन भी जो स्टूडेंट को डराता है, क्योंकि यार जीके मतलब एक समंदर है ना। अभी जितना देर आपने मेरा लेक्चर देख लिया, उतने देर में तो यार हजारों चीजें होगी दुनिया भर में, क्या क्या याद करोगे। तो उसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, जो अगेन टाइम टाइम पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी तो यार ये एग्जाम को टफ बनाने का सबसे मेजर है, एक तो वर्बल एबिलिटीज का टफ होता है, और दूसरा इसका इसमें जीके सेक्शन होता है गाइस, है ना। सो ये टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है, नॉट लाइक स्नैप और इनमैट। तो ये कैट लेवल की है, या उससे थोड़ी ज्यादा भी बोल सकते हो आप, है ना। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन, तो यहाँ पर भी फाइनल सिलेक्शन से इनमैट और स्नैप की तरह सिर्फ जैट हो गया मतलब टाटा बाय बाय खत्म, उसी के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा, नहीं। यस, जैट स्कोर को मेजोरिटी बेसिस पे कंसिडर किया जाता है, लेकिन उसके बाद ग्रुप डिस्कशन भी होता है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज भी होता है। कॉलेज अपने हिसाब से ये सारी चीजें कंसिडर करती है ना। कोई कोई स्टूडेंट, कोई कोई कॉलेजेस ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू को कम वेटेज देगी, जैट स्कोर को ज़्यादा देगी, कोई कोई इक्वल देगी, कोई कोई, है ना, प्रोफाइल बिल्डिंग को भी फोकस देगी, एकेडमिक्स को भी फोकस देगी। तो इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे जो जो जैट को कंसिडर करता है, जैट से एफिलिएटेड, एसोसिएटेड जो भी इंस्टीट्यूट है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगी किसको कितना वेटेज देना है, कौन से फर्दर राउंड रखना है। लेकिन जैट स्कोर तो सब में कॉमन है, जिन जिन इंस्टीट्यूट इसके साथ एफिलिएटेड है उनमें जैट स्कोर होना ज़रूरी है, जैट देना ज़रूरी है। ठीक है, और जेड स्कोर के साथ फिर आपको बाकी ये सारी चीज़ें भी मैटर करेगी आगे फर्दर सिलेक्शन के लिए। तो ओवरऑल आपका ये स्कोर, ये स्कोर, ये स्कोर हो सकता है, कोई कोई इंस्टीट्यूट प्रोफाइल को देखे, कोई कोई इंस्टीट्यूट आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को देखे, इन सब को देखते हुए फिर कॉलेज आपका फाइनल सिलेक्शन करती है। कम ऑन गाइस,
देन एलिजिबिलिटी ऑफ जैड, तो एलिजिबिलिटी लगभग इसकी सेम है, सिर्फ एक चेंज है कि यहाँ परसेंट मैटर नहीं करता। अगेन यहाँ पे अगर ये जैड के थ्रू आप मैनेजमेंट कोर्स है ना मास्टर डिग्री करने वाले हो तो या ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना जरूरी है या फिर एटलीस्ट आप फाइनल ईयर में होना जरूरी। तो यही है, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री दैट टुक 3 ईयर और मोर देन 3। ठीक है, सो गाइज जैसे कि 3 साल की डिग्री बी कॉम, बी ए, बी एस सी, बी बी ए, ये सारी चलेगी, या फिर 4 ईयर डिग्री इंजीनियरिंग, बी टेक, बी फार्मेसी, ये भी सब चलेगी। तो यस, ये बस वेल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से आपने करना है, एक बैचलर डिग्री ये कंप्लीटेड है तो भी चलेगा, या फिर आप अपने फाइनल ईयर में, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये होती है जनवरी टू ना जनवरी एवरी ईयर, जैसे कि इस साल की भी होगी जनवरी 2024 में, तब तक तो किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता, वो इन बिटवीन ऑफ सेमिस्टर होता है। जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं वो भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, बस इतना श्योर कर लेना कि पास हो जाओ, जो ऑफकोर्स होंगे आप। हाँ, यहाँ पे परसेंटेज को इतना प्रायोरिटी नहीं, जैसे कि आपने देखा था कि भाई 50%, बाकी एग्जाम हमने बात की थी स्नैप 50% चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, 45% फॉर अदर कैटेगरीज, है ना। यहाँ पे वो परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, बस आपका एक तो ग्रेजुएशन कंप्लीटेड चाहिए या आप अपने फाइनल ईयर में चाहिए ग्रेजुएशन के। अगेन एज पर कोई अपर लिमिट नहीं, कितने भी बड़ा इंसान, छोटा इंसान, छोटा मतलब ऑफकोर्स इन क्राइटेरियाज को मैच करते हुए 10 साल का बच्चा नहीं, है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड चाहिए, फाइनल ईयर में चाहिए, फिर आप अगर 40-50 साल की भी हो तो भी आप दे सकते हो। अगेन प्रायर एक्सपीरियंस है, एकेडमिक्स अच्छा है तो आपको एक प्रेफरेंस अच्छा मिलेगा, बट दिस इज नॉट द कंपलसरी क्राइटेरिया। कोई कोई इंस्टीट्यूट तो लिटरली एकेडमिक और बाकी प्रोफाइल को नहीं देखती, वो सिंपली जैट स्कोर, जीडी और पीआई को देखेगी। कोई कोई इंस्टीट्यूट बाकी चीज़ों को भी देखती है, क्या है वो बाकी चीज़ें, तो इसमें प्रोफाइल आता है, उसमें आपका एकेडमिक्स आता है, उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस आता है, उसमें आपका अगेन जैट में आगे मैं पैटर्न बताऊंगा, ऐसे राइटिंग, जीके की मैंने अभी बात की थी, है ना, वो सर वो तो जैट स्कोर में कंसिडर होगा ना, नहीं होगा। जैट स्कोर में जीके, भले ही आप जैट जब देते हो तो उसमें एक सेक्शन जीके होता है, लेकिन वो फाइनल जैट स्कोर में कंसिडर नहीं होता। ऐसे राइटिंग भी होता है, अभी 2022 से वापस इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले हुआ करता था, फिर 2018 से बंद हो गया ऐसे राइटिंग, अब वापस 2022 से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो भी कंसिडर होता है जब फाइनल सिलेक्शन करना हो। जैट स्कोर में कंसिडर नहीं होता ऐसे राइटिंग, जनरल नॉलेज के मार्क्स वो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में इंस्टीट्यूट कंसिडर करती है। तो यस, जैसे मैंने कहा, अब तक का अगर समराइज बता दूं, आगे तो पैटर्न, सिलेबस और इनकी डिटेल में बात करने वाला हूँ, लेकिन अब तक अगर समराइज वे में बता दूं तो जैट होता है जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो हर मंथ जनवरी में होता है, हर ईयर जनवरी में होता है, अगस्त सेकंड फर्स्ट वीक से उसके फॉर्म्स आउट हो जाते हैं। ये टफेस्ट एग्जाम होती है, रीजन मैंने बताया, इसमें जीके सेक्शन भी और इसका वर्बल एबिलिटी बहुत टफ है एज कम्पेयर विद कैट भी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी जैट स्कोर के बाद बाद जीडी और पीआई लेती है अब इंस्टीट्यूट अपने इंडिविजुअल लेवल पर। ठीक है गाइस, तो यस शुरुआत करेंगे। अगेन जीडीपीआई के साथ साथ जैट स्कोर के साथ साथ मैंने अभी जस्ट आपसे बात की कि जनरल नॉलेज और ऐसे राइटिंग भी इसमें आता है जैट में, इस एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन वो कंसिडर नहीं होता है जैट स्कोर में, लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन में कंसिडर हो सकता है। आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके बैकग्राउंड, अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, वो भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट दे सकता है फाइनल सिलेक्शन में। सो यस, एग्जाम पैटर्न की बात हम करेंगे गाइज, अब ध्यान देना सबने। जैसे मैंने कहा गाइज, ये 2 पार्ट में होती है ना, जैट एग्जाम जो है वो 2 पार्ट में होती है। पार्ट 1 में ये 3 सेक्शंस आते हैं, है ना, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, मतलब आप देख रहे हो या वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग मर्ज हो गया है। तो ये एक पैटर्न एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है, जैसे आप कैट में देखते हो कि एलआर के साथ डीआई मर्ज हो गया, है ना, आप अगर जैट में देखो तो वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग मिक्स हो गया। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग ये रेयर आता है, और जो भी आता है थोड़ा सा वर्बल बेस्ड आता है, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन सॉर्ट ऑफ, ठीक है, अरेंजमेंट्स। तो यस, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, यानी कि इंग्लिश आप बोल दो वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग का मर्ज। फिर मैंने कहा यहाँ एक नया सेक्शन आता है डिसीजन मेकिंग, जो टेंशन नहीं गाइस, मैंने कहा है जैट टफ होती है, बट मैंने टफ होने का रीजन जीके बताया है, मैंने टफ होने का रीजन ये सेक्शन बताया जो टफेस्ट होता है। डिसीजन मेकिंग को टफ मत समझो, डिसीजन मेकिंग एक्चुअल में टफ नहीं है, ये कंपैरेटिवली इन तीनों में ईजी होता है। हाँ, लेकिन उसमें आपको बहुत ही सही थॉट प्रोसेस से जाना है। इसमें आपकी वैल्यूज का नॉलेज चेक किया जाएगा कि आप में कितनी मॉरल वैल्यूज है, आपका इथिकल बैकग्राउंड, आपका इथिकल थॉट क्या है, वो सब चेक किया जाएगा। साथ ही में क्वेश्चन ऐसे डिजाइन होते हैं कि हो सकता है ऊपर आपने इथिक्स के बेसिस पे कुछ अलग आंसर दिया हो और नीचे के क्वेश्चन में उसी से कॉन्ट्राडिक्टरी दे दिया हो। क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते हैं, है ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन आपने दोनों में कुछ अलग आंसर दे दिया, मतलब ऊपर आपका इथिक्स कुछ अलग दिखा रहा है, नीचे आपका मॉरल वैल्यूज कुछ और बोल रहा है आपके बारे में, है ना, ऊपर आपकी पर्सनैलिटी कुछ और दिख रही है, नीचे के आंसर से आपकी पर्सनैलिटी कुछ और दिख रही है, तो ऐसी चीजें फिर निगेटिव इंपैक्ट दे जाएगी।
तो आपकी पर्सनैलिटी आपको बराबर से जतानी है थ्रू द आंसर्स, थ्रू योर थॉट प्रोसेस। तो थॉट प्रोसेस भी ऐसी होनी चाहिए जो यूनिफॉर्म दिखे, है ना, हर आंसर के साथ सही जाए। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी एक दूसरे के साथ, तो उसमें आप कॉन्ट्राडिक्शन मत क्रिएट कर देना कि यहाँ पे कुछ और आंसर दे दिया, बिल्कुल उससे मिलता जुलता आंसर यहाँ होना चाहिए था बट आपने कुछ और ही दे दिया, है ना। तो ये डिसीजन मेकिंग जनरली इजी होता है। अगर इन सेक्शंस की बात करो तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी पर्सनैलिटी, वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज जो मैं बोल रहा हूँ, इथिकल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें जज की जाती है। तो गाइज फर्स्ट सेक्शन होता है वर्बल लॉजिकल का, यहाँ पे 26 क्वेश्चंस होते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग का 21 क्वेश्चन होते हैं, और ये तो भाई आपका फेवरेट क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कॉन्ट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन कॉन्ट्स के साथ मर्ज हो गया है, इसके सबसे ज़्यादा यानी 28 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन को 1 मार्क होता है। यानी अगर आप ये देख लो टोटल तो 75 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को 1 मार्क होता है, यानी 75 मार्क। क्वेश्चन 75 है लेकिन टाइम देखो कितना दिया है, 165 मिनट, है ना। जैसे स्नैप में आपने देखा था 60 क्वेश्चन 60 मिनट, यहाँ देखो 75 क्वेश्चन 165 मिनट, यानी क्वेश्चन कम है टाइम ज़्यादा है। यही से आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी का अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि यही चीज़ कैट में भी होती है ना, क्वेश्चन कम टाइम ज़्यादा, बट हमें पता है कि उतना भी अटेम्प्ट नहीं होता। सेम यहाँ पर गाइस, इतना सब अटेम्प्ट नहीं करना है, इसका 50% भी अटेम्प्ट करो ना तो यू विल गेट मोर देन 97 परसेंटाइल, 97 98 प्लस परसेंटाइल आपको मिल जाएगा गाइस। इसका अगर 50% भी अटेम्प्ट करो विथ 100% एक्यूरेसी करो तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले, फिर तो 99 परसेंटाइल तक मिल सकते हैं विथ 100% एक्यूरेसी। तो यस, जैसे हमने कैट में भी देखा है कि पूरी करने की जरूरत नहीं, इतना इतना कर लो तो इतना इतना परसेंटाइल मिल जाता है, सेम यहाँ पर भी गाइस पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, टफ भी है। तो 75 में से आप मोटा मोटी हाफ भी करो बट विथ 100% एक्यूरेसी यू विल गेट 99 परसेंटाइल गाइस, है ना। तो यस देख लो, इन दोनों सेक्शन को मिला के 26, देन डिसीजन मेकिंग के 21 क्वेश्चन बहुत इजी होता है। हाँ, इसका एक्चुअल सिलेबस नहीं है, फिर भी इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है उसकी आगे मैं बात करूंगा, और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं बात आगे करूंगा। और 28 क्वेश्चन कॉन्ट एंड डीआई के, उसमें भी कॉन्ट मेजर एंड डीआई थोड़ा कम, बट अच्छा खासा आता है, कम से कम 10-12 क्वेश्चन आप डीआई के एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसलिए डीआई को इग्नोर करके नहीं चलेगा। सो कंटेंट डीआई 165 मिनट। फिर गाइस पार्ट 2 होता है, लेकिन आपका जो जैट स्कोर आता है ना, जो जैट स्कोर आता है वो सिर्फ पार्ट 1 का आता है। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैं बात की थी, हालांकि जैट एग्जाम में ये सब चीजें होगी आपको सेम, जब आप जैट देने जा रहे हो पहले 165 मिनट। हाँ, यहाँ पे सेक्शनल टाइम नहीं है, सेक्शनल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सर अच्छा इसी को मेरे को 40 मिनट मिलेगा, इसको 40 मिनट मिलेगा, इसको मैं समथिंग 30-45 मिनट मिलेगा, नहीं, ठीक है। यहाँ पे सेक्शनल टाइम नहीं है, 165 मिनट एट अ स्ट्रेच दे दिया है आपको, और 75 क्वेश्चन भी एट अ स्ट्रेच दे दिया है। तो यहाँ पे सेक्शनल जंप नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल 175 क्वेश्चंस के लिए टोटल 165 मिनट दे दिए गए हैं। जैसे 165 मिनट होंगे तुरंत आपका नेक्स्ट एग्जाम होता है जीके, है ना, जनरल नॉलेज, जो कि 25 क्वेश्चन होते हैं गाइज, लेकिन इसको निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। मैंने जैसे कहा यहाँ हर क्वेश्चन को 1 मार्क है करेक्ट आया तो, और रॉन्ग आंसर को 0.25 निगेटिव है, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का एक और पैटर्न है जो कोई एंट्रेंस एग्जाम में नहीं है एक्चुअल में, वो भी इसको टफ इसलिए बनाता है, ठीक है। एक निगेटिव मार्किंग की मैं आगे बात करूंगा गाइज, यहाँ पे करेक्ट आया तो 1 मार्क है, रॉन्ग आया तो -0.25 है, कोई टेंशन नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग बहुत एग्जाम में होती है, लेकिन एक और चीज है जो मैं आगे बात करूंगा, इस वजह से भी ये एग्जाम थोड़ी सी टफ हो जाती है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइज 25 क्वेश्चन होते हैं जीके के, जिसमें नो निगेटिव मार्किंग, और उसके लिए सिर्फ दिया जाता है 15 मिनट। लेकिन एग्जैक्ट स्कोर जब आएगा, आपका स्कोर कार्ड आएगा, उसमें सिर्फ इसके स्कोर काउंट होंगे, इस वाले सेक्शन के काउंट नहीं होंगे। और एक ऐसे राइटिंग होती है, आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है और आपने ऐसे लिखना है, 2 टॉपिक में से एक चूज करना है, एक ही पे लिखना है बट 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक लेना है। उसके लिए 10 मिनट आपको दिया जाएगा, उसके लिए वर्ड लिमिट भी होता है, आई थिंक मैक्सिमम 250 वर्ड्स का लिमिट होता है ना, जो अगेन इस बार नोटिफिकेशन आउट होगा तो देख लेना। तो टोटल 101 क्वेश्चन है, 101 कैसे, ये 75, ये 25, कितने हो गए 100, एंड ये 101, और टोटल 190 मिनट है। फर्स्ट मेन सेक्शन के लिए 165, जीके के लिए 15 और ऐसे के लिए 10। तो 190 मिनट की एग्जाम है गाइज, यानी 3 घंटा 10 मिनट और 101 क्वेश्चन है। अब ये पिछला पैटर्न है ना, जस्ट जो जैट हुई थी उसका पैटर्न है। हो सकता है इस बार नोटिफिकेशन में हल्का फुल्का चेंज रहे, क्योंकि यस जैसे कैट में कई बारी चेंजेस होते हैं, जैट में भी पैटर्न वाइज चेंजेस काफी हुए हैं। अब तक अगर आप देखो तो जैट में
काफ़ी बार हुए, कभी कभी टाइम ज़्यादा होता है। मैंने जैसे कहा ऐसे राइटिंग 2017 तक था, 18 से उन्होंने हटा दिया, 18 ऑनवर्ड्स उन्होंने हटा दिया, लेकिन वापस 2022 में उन्होंने वापस इंट्रोड्यूस कर दिया ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें होती है, कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे जैसे कि टीटा आते हैं ना कैट में, फिर कभी कभी वो हटा दिया करते हैं। तो ये वापस जब नोटिफिकेशन आउट होगा अगस्त मंथ में, हम चेक कर लेंगे कि इस बार क्या चेंज हुआ है, या मोटा मोटी यही है। हाँ, लेकिन जनरल एग्जाम इसी तरह पार्ट वाइज होगी। फर्स्ट पार्ट में यही होगा। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये जस्ट लेटेस्ट जो एग्जाम हुई है उसके हिसाब से है, और टेंटेटिवली यही रहेगा, है ना, टेंटेटिवली यही रहेगा, लेकिन हल्का फुल्का चेंज भी हुआ तो हमें वो नोटिफिकेशन में समझ जाएगा। और स्कोर सिर्फ फर्स्ट सेक्शन का काउंट होगा, सेकंड का नहीं, वो भले ही सिर्फ जीके हो या जीके प्लस ऐसे हो, इसका लेकिन स्कोर हो सकता है इंस्टीट्यूट फाइनल सिलेक्शन के समय कंसिडर करे। मैंने कहा ना, फाइनल सिलेक्शन सिर्फ जेड स्कोर पे थोड़ी होने वाला है, जेड जीडी पीआई, कोई कोई इंस्टीट्यूट आपका एकेडमिक बैकग्राउंड प्रोफाइल भी देखेगी, कोई कोई इंस्टीट्यूट ये सब चीजें भी देखेगी, जीके ऐसे, वो कितना देखती क्या देखती उसका कोई भी कैलकुलेशन आउट नहीं है, लेकिन हाँ इसको तब शायद कंसिडर किया जा सकता है, इसलिए तो लिया जा रहा है ना, शायद नहीं, ऑलमोस्ट आप माइंड सेट करके रखो, कंसिडर किया जाएगा ही, इसलिए इसको भी अच्छी से करना है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम फोकस इस पे करो, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट सीढ़ी है, ये क्रॉस करोगे तो आगे जीडीपी है, तो मेजोरिटी फोकस इस पे करो। ऐसा नहीं कि सर जीके तो समंदर है तो हम इसी को 8-10 घंटा दे देते हैं, है ना, आपने कहा जीके तो समंदर है, बिल्कुल है, काफी चीजें हो रही दुनिया भर में, तो उसी को 8-10 घंटा दे दिया और इसको इग्नोर कर दिया, वैसा मत करना। ठीक है, तो हर एक को बैलेंस करते चलो, मेजोरिटी पहले फोकस इस पे करो, इस पे भी करो, लेकिन बैलेंस करते हुए। ठीक है गाइस, तो आई होप आप क्लियर होंगे कि क्या ओवरऑल एग्जाम पैटर्न है और बाकी एग्जाम से वो कहाँ अलग है। तो देखो, जो हमने बात करी है ये कि अगेन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, ये अभी हमने बताया कि जैट अगेन ये पहले पेपर बेस्ड हुआ करती थी, अब कंप्यूटर बेस्ड होना शुरू हो गई है काफ़ी सालों से वैसे तो कंप्यूटर बेस्ड होती है। देन फॉर एवरी करेक्ट आंसर +1 मार्क आपको मिलेगा, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -0.25 मिलेगा। अब दिल थाम के बैठना, क्योंकि जो नई चीज़ें वो आ रही है। कैंडिडेट कैन लीव अप टू 8 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। गाइज अभी हमने देखा था, अभी हमने बात की थी कि आपको यहाँ निगेटिव मार्किंग है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी टफ है, तो आप 50% क्वेश्चन भी करो, ओनली 50% क्वेश्चन, तो विथ 100% एक्यूरेसी, तो आपको मिलता है यहाँ 99 परसेंटाइल, 98 टू 99 परसेंटाइल मिल जाएगा। लेकिन गाइज यहाँ पे नंबर ऑफ, मुझे बताओ, कैट में भी हमने देखा है कि करेक्ट आने पे प्लस है, रॉन्ग आने पे माइनस है, यहाँ पर भी हमने देख लिया करेक्ट आने पे प्लस है, रॉन्ग आने पे माइनस है। लेकिन गाइज अनअटेम्प्टेड पे भी निगेटिव मार्किंग होता है, ये अब तक कोई एग्जाम में आपने देखा? कैट में हमने बात की थी, एनमैट की थी, स्नैप की थी, कहीं पर नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन अगर आप ना सॉल्व करो चलेगा, 8 क्वेश्चन तक कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 8 के ऊपर जितना भी आप अनअटेम्प्टेड छोड़ दोगे, अनअटेम्प्टेड मतलब आपने टिक ही नहीं किया, करेक्ट और रॉन्ग की बात तो दूर, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। मान लो टोटल आपने 20 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रखे या 18 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रखे, 18, उसमें से 8 क्वेश्चन तो आपको छूट है, 8 क्वेश्चन आपको माफ है ना, लेकिन जो 10 क्वेश्चन है गाइज उस पे निगेटिव मार्किंग आ जाएगी 0.1 की, 0.1 की निगेटिव मार्किंग आ जाएगी। देखो, कैंडिडेट कैन लीव अप टू 8 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड बट एनी क्वेश्चन अबोव द लिमिट, लिमिट क्या है 8 क्वेश्चन की, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है अबोव द लिमिट अट्रैक्ट अ पेनल्टी ऑफ 0.1 मार्क, पेनल्टी यानी निगेटिव मार्किंग। मतलब गाइज अगर आपने अनअटेम्प्टेड 18 क्वेश्चन छोड़ दिए, उसमें से 8 तो क्षमस्व माफ है आपको, लेकिन 10 क्वेश्चन पे पेनल्टी लग जाएगी 0.1 की, तो गाइज आपका सीधा 1 मार्क निगेटिव हो जाएगा, है ना। 10 इंटू 0.1 निगेटिव में क्या हुआ, -1, यानी कि 1 मार्क आपका गया। 10 अगर आप 18 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दो तो गाइज अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है, स्ट्रैटेजी करना है, जितनी आप मॉक दोगे उतना आपको समझेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन, अगर आप 90% भी श्योर है तो क्या हमने रिस्क लेना चाहिए, क्या यहाँ पे रिस्क लेना ये ज़्यादा बेस्ट है एज कम्पेयर टू इसको छोड़ना। तो ये सब चीज़ें जब आप मॉक देते हो, प्रैक्टिस करते हो, जैट की लेवल को समझते हो, जैट के पैटर्न को समझते हो थ्रू मॉक्स, देखो एक ही वर्ड पे एनालिसिस कर रहा हूँ, मॉक्स मॉक्स, उससे आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर होगी कि कितने क्वेश्चन सही है छोड़ना है, कितने क्वेश्चन करना है ना। जो क्वेश्चन हमें 90% भी एक्यूरेसी लग रही, क्या उसको अटेम्प्ट करना रिस्क रहेगा या नहीं, ये कब डिसाइड करना है, कितने अनअटेम्प्टेड होने के बाद ये डिसाइड करना है कि 90% एक्यूरेसी पे भी रिस्क लिया जाए। एक तो तुक्का बनता है, तुक्का यानी नॉट ब्लाइंड तुक्का, 90% एक्यूरेसी भी अगर है, आप 100% श्योर नहीं हो लेकिन 90% श्योर हो, तो क्या हमने रिस्क लेना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मॉक से क्लियर होगी।
तो मॉक्स पे बहुत फोकस करो गाइस जैट के, है ना, क्योंकि इसका पैटर्न बाकी एग्जाम से बहुत अलग है। तो इसका मॉक्स आपकी स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पे मार्क्स है, निगेटिव रॉन्ग आने पे पेनल्टी है, लेकिन नहीं अटेम्प्ट करने पर भी पेनल्टी है। 8 क्वेश्चन की छूट है। हाँ, पहले अगर पुराने पैटर्न देखो तो आप 12-12 क्वेश्चन तक का भी छूट दिया जाता था। 12 क्वेश्चन तक आपको क्या था, कोई पेनल्टी नहीं थी, उसके ऊपर पेनल्टी थी। अब इस बार 8 है ना, लेटेस्ट अभी जो पैटर्न चल रहा है 2-3 साल से, उसमें 8 क्वेश्चन पे है। तो 8 क्वेश्चंस माफ है आपको, उस पर कोई पेनल्टी नहीं। उसके ऊपर पूरे 18 पे नहीं लगेगा, डोंट वरी, 8 तक तो आपको छूट है, उसके ऊपर जितने भी अनअटेम्प्टेड है इनटू -0.1 उतना निगेटिव हो गया। चमका गाइस, तो ये एक अलग चीज है जिस जिस वजह से एग्जाम और भी टफ बनती है। नाउ अगेन जीके सेक्शन को निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसकी बात मैंने कर ली है, लेकिन वो ऐसे भी फाइनल स्कोर में कंसीडर नहीं होता है। द स्कोर ऑफ द फर्स्ट 3 सेक्शन विल बी टेकन फॉर द फाइनल कैलकुलेशन, वही चीजें जो मैंने आपको अब तक बताई है। अगेन ऐसे राइटिंग सेक्शन कैंडिडेट हैज टू चूज 1 ऐसे, ये भी मैंने बताया, 2 ऐसे आपको दिया जाएगा, उसमें से एक चूज करना है। तो मोटा मोटी सारी यही चीजें गाइस जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, सिर्फ ये वाला पार्ट काफी हटके है बाकी एग्जाम से। तो आई गेस आपको पैटर्न क्लियर हो गया होगा, और जीके और एसए का मार्क्स फाइनल में कंसिडर किया जा सकता है, बट जेड स्कोर में नहीं। सिलेबस मोटा मोटी वही है, देखो वर्बल और लॉजिकल यहाँ मर्ज हो गए, तो वर्बल के जनरली वही सारे टॉपिक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। हाँ, यहाँ पे एक पोएम भी आती है, जैसे आरसीज में बड़े से पैसेज होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उसी तरह गई जैट में पोएम आती है और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। अगेन मॉक दोगे तो ये सारे नए नए वैरायटीज भी आपको क्लियर होंगे। तो पैसेजेस तो आते ही है, साथ में पोएम्स आती है जिससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 2 पोएम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट में। फिर ग्रामर, पैरा, जंबल, समरी, कंप्लीशन, सेंटेंस, वोकैब, एनालॉजी, क्रिटिकल रीजनिंग, क्लोज टेस्ट, ये सारा वर्बल एबिलिटी जो मेजर रोल प्ले करता है। और लॉजिकल रीजनिंग में ये रहे टॉपिक जो कोई डायरेक्ट है कोई इनडायरेक्ट है, जैसे कि स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, अरेंजमेंट्स हो गया, ये डायरेक्ट बेसिस पे आते हैं, ये इनडायरेक्टली कभी कभी काम आ जाते हैं, कभी कभी नहीं। जैसे मैंने कहा कि इस सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग ये रेयर है, वर्बल एबिलिटी ज्यादा आता है, टफ भी आता है एज कंपेयर विद कैट। और एलआरबी जो आता है वो वर्बल बेस्ड आता है, जैसे वर्बल लॉजिक है ना, स्टेटमेंट अजम्पशन, जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़े, आपकी इंग्लिश में अच्छी कमांड होने की जरूरत पड़े। ठीक है, बाकी फिर ऐसे अगर कोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर इस पे आ गया तो फिर तो बोनस है, ये तो एक्चुअल एलआर है। तो ये मोटा मोटी सिलेबस है वर्बल एंड लॉजिकल का। देन क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में तो कोई अलग नहीं गाइस, वही सारे सेक्शन, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, उनके सारे टॉपिक्स जिसकी बात हम हर बार कर चुके हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी यहाँ 10 से 12 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, हर केस में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो केस वाइज 3-4 केस आएगी, 3 से 4 क्वेश्चन हर एक केस में रहेंगे। सो डेटा इंटरप्रिटेशन आया तो डेटा सफिशिएंसी भी कभी कभार आ सकता है। देन डिसीजन मेकिंग में गाइस, जैसे मैंने कहा कि इसका कोई एक्चुअल सिलेबस नहीं, तो सर फिर इसको कैसे करें? तो इसको करने का बेस्ट वे है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने जेड के PYQs निकाल सकते हो, जब से डिसीजन मेकिंग इंट्रोड्यूस हुआ है तब से आप जेड के PYQs निकालो, और उसमें जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है वो समझो कैसे पूछे गए हैं, वो आपकी क्या पर्सनालिटी को, क्या एथिकल वैल्यूज को, क्या मॉरल वैल्यूज को जज करने के लिए बने गए हैं। कैसे मैंने कहा कि वो टेस्ट क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, इसको चेक क्वेश्चन भी बोला जाता है, कि ऊपर से रिलेटेड क्वेश्चन वो नीचे, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसमें आपके पर्सनालिटी को जज कर रहा है, कि आप मान लो हिंसक हो या अहिंसक हो, या आप बोलो एग्रेसिव नेचर के हो या कूल नेचर के हो, है ना। ऊपर के क्वेश्चन में ये जज हुआ है कि आप एग्रेसिव नेचर के हो या कूल नेचर के हो, लेकिन वही 8-10 क्वेश्चन के बाद उसने ऐसा क्वेश्चन और बनाया है जिसमें सेम चीज जज करने वाला है वो। लेकिन ऊपर आपने बता दिया आप एग्रेसिव नेचर के हो, ऐसा आंसर दिया है ना कि आप एग्रेसिव बता रहे हो, नीचे आपने ऐसा बता दिया आप कूल हो, तो गाइज ये क्या हुआ, आप अपने ही पर्सनैलिटी को समझ नहीं पा रहे हो, आप फिर क्या कर रहे हो, अननेसेसरी कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, क्वेश्चंस को मैनिपुलेट कर रहे हो, जो कि गलत वे में कर रहे हो। तो गाइज इसीलिए यहाँ पे बहुत सही, आप सोचोगे अच्छा सर बहुत इजी होता है क्या, फिर तो पेल देंगे, नहीं। वो सही थॉट प्रोसेस थ्रू आउट द सेक्शन, नीचे के क्वेश्चन के समय भी ऊपर आपने क्या आंसर दिया होगा उसकी जजमेंट को समझना है। तो ऐसे वो चेक क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन डालता है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी हो सकता है आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन में क्रिएट कर दो। तो यस, इसके लिए स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट, वैसे LR VA डेटा इंटरप्रिटेशन कौन पढ़ने के लिए तो कोई टेंशन नहीं, कई सोर्सेस है, लेकिन गाइज ये पढ़ने के लिए PYQ इज द बेस्ट सोर्स, है ना। PYQs लो, साथ में मॉक्स करो, काफी कुछ हेल्प हो जाएगी। अब इसमें डिसीजन मेकिंग हो सकता है, ऐसे बिजनेस रिलेटेड सिचुएशन डाल दी, उसमें आपका डिसीजन पूछा जाए, इथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज रिलेटेड कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट करे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, आप एक बिजनेस चला रहे हो, एक कस्टमर आया जो कि पूरी तरह डिससेटिस्फाइड है ना, वो अब आपसे पूरी तरह उलझ रहा है, आपसे बुरा भला बोल रहा है, अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, मतलब कंडीशन बेस्ड।
कंडीशन, ऐसी कंडीशन क्रिएट जाएगी और उसमें आपका जजमेंट पूछा जाएगा, एक डिसीजन पूछा जाएगा जिसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। मैनेजमेंट बेस्ड, एनवायरनमेंट बेस्ड, फाइनेंशियल बेस्ड, है ना, और मिसलेनियस, ये तो सब मैंने कहा ना, इसका मेन कोई सिलेबस है ही नहीं। तो ये कुछ है जो पिछले कुछ ईयर्स में आ रहे हैं और भी कुछ आ सकते हैं। तो बस आपको ओवरऑल थॉट प्रोसेस से, क्रिटिकल थिंकिंग से इस सेक्शन को सॉल्व करना है। कम ऑन गाइस। देन जनरल नॉलेज में यही सब है, करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल सब है। फिर स्टैटिक जीके जो ऑलरेडी हो चुका है, करंट अफेयर जो हो रहा है, जैसे मैंने कहा अब तक हमने बात कर ली, हजारों लाखों चीजें दुनिया भर में हो गई, है ना। लेकिन स्टैटिक जीके जो हो चुका है, जिसमें हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, स्पोर्ट्स रिलेटेड अचीवमेंट्स आती है, पॉलिटिक्स बेस्ड, लिटरेचर बेस्ड, सोशल इश्यूज बेस्ड, है ना, तो ये सारी जीके है जिसके सोर्सेज भी काफ़ी है पढ़ने के लिए। तो यस गाइज, ये था ओवरऑल आपका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। आई होप आप क्लियर होंगे। और अब लास्ट बात करते हैं टॉप कॉलेजेस विद कट ऑफ, विद अप्रोक्सीमेट फीस, विद अप्रोक्सीमेट पैकेजेस, एवरेज पैकेजेस। तो यस, तो ये है रही बेस्ट कॉलेजेस लिस्ट गाइज, जो जैट के अंडर में आती है। एक्सएलआरआई जमशेदपुर, आईएमटी गाजियाबाद, एक्सआईएमबी भुवनेश्वर गाइज, ये हमने देखा था, है ना, ये हमने देखा था। ये एनमैट के थ्रू भी आप ले सकते हो, एक्सआईएमबी, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये इनमैट को भी कंसिडर करती है। देन आईएमआई, है ना, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ना, देन ग्रेट लेक्स चेन्नई, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तापमी मणिपाल, ये भी कंसिडर करती है इनमैट को। केजे सोमैया भी कंसिडर करती है इनमैट को। यानी कई सारी कॉलेजेस होती है गाइस जो मल्टीपल एंट्रेंस से भी एडमिशन लेती है, नॉट नेसेसरी कि बस इसी से लिया जाएगा। जैसे आईएम में जाना है तो सिर्फ कैट, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ भी बहुत सी इंस्टीट्यूट ऐसी है जो सिर्फ जैट लेगी, तो बहुत सी इंस्टीट्यूट ऐसी भी है जो अदर एंट्रेंस भी लेती है। जैसे ऑलरेडी हमने एक्सआईएमबी की बात की थी, तापमी, केजे सोमैया की बात की थी, जो इनमैट को भी कंसिडर करती है। देन इरमा, ये बेसिकली रूरल मैनेजमेंट जिसको करना है उसके लिए बेस्ट है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है गाइस, बेस्ट है। लेकिन ओवरऑल जनरल वे में नहीं, जिसको रूरल मैनेजमेंट करना है, पीजीडीएम इन रूरल मैनेजमेंट, है ना, पीजीडीएम इन रूरल मैनेजमेंट, उसके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है इरमा आनंद एंड LBSIM, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेस्ट इंस्टीट्यूट है गाइस। तो ये रहे उनके टेंटेटिव कट ऑफ। जैसे 99 प्लस के लिए आपको सबसे बेस्ट ड्रीम कॉलेज कंसिडर हो जाती है एक्सएलआरआई। हाँ, लेकिन साथ ही में भाई यहाँ पे ये परसेंटाइल वेरी करता है जेंडर वाइज भी। यस, एक्सएलआरआई का परसेंटाइल जेंडर वाइज भी वेरी करता है। हो सकता है कि मेल जेंडर के लिए थोड़ा हाई जाए, फीमेल के लिए कम जाए। अगेन ये वेरी करता है आपके बैकग्राउंड वाइज भी, जैसे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा हाई जाए, नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ा कम जाए। ठीक है, तो ये परसेंटाइल ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, इससे भी कम लगेगा अगर गर्ल स्टूडेंट है नॉन इंजीनियरिंग से, इससे भी ज़्यादा लग सकता है, 96 97 भी लग सकता है ना, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मेल स्टूडेंट है। तो यस गाइज, ये अप्रोक्सीमेट कट ऑफ है कि इतना लेकर आओ तो जनरली आप सेफ हो। देन आईएमटी गाजियाबाद, एक्सआईएमबी, ये सारे कट ऑफ दिए गए गाइज। अगेन एक्सआईएमबी भी कंसिडर करता है प्रोफाइल को, एक्सआईएमबी भी प्रोफाइल को कंसिडर करता है। तो यस, ये ओवरऑल आपके सामने कॉलेज, उनके कट ऑफ, उनके फीस भी दिए गाइज, और एवरेज पैकेज दिया, एवरेज हाईएस्ट इससे भी ज़्यादा है, बट ये एवरेज पैकेज दिया गया है। जैसे कि 25.5 लाख फीस है, ये फीस पूरी 2 साल की है, पूरे 2 साल की है। और ये एवरेज पैकेज जो कि पर एनम ही होता है, सो 30 लैक्स पर एनम। सो देखो, जितनी 2 साल की फीस है उससे कई ज़्यादा, आप 2 साल की मिलाकर फीस जितनी है उससे भी ज़्यादा एवरेज पैकेज है। तो दिस इज ऑलवेज बेस्ट कॉलेज। रीज़न सिंपल आपके सामने कि क्यों ये मैक्सिमम एस्पिरेंट की ड्रीम कॉलेज है ना। 2 साल की मिलाकर फीस से ज़्यादा 1 साल में आपका पैकेज है, और ये तो एवरेज है, हाईएस्ट इससे भी ज़्यादा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा डिसीजन लो कॉलेज का एवरेज को देखकर, लेकिन ट्राई फॉर द हाईएस्ट। जैसे आप उस कॉलेज में चले जाओ, आपने अब उसका हाईएस्ट पैकेज ही उठाना है, ठीक है, उतना मेहनत अपने आप पे करना है। तो यस गाइज, ये ओवरऑल फीस है और ये ओवरऑल उसका एवरेज पैकेजेस है। और ये रही टॉप इंस्टीट्यूट जो कि जैट को कंसिडर करती है। आई होप ये आपको पीपीटी तो मिली जाएगी, है ना, ये नोट्स मिली जाएंगे, तो आप इसको और डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो। बट यहाँ पे जो अलग है वो है इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जो कि कैट के लगभग है, थोड़ा उससे ज़्यादा। रीजन सिंपल है, जीके सेक्शन आ गया, रीजन सिंपल है। यहाँ अनअटेम्प्टेड पे भी निगेटिव मार्किंग है, रीजन सिंपल है। इसका वर्बल एबिलिटी थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन है गाइज। बाकी तो आप देख रहे हो, क्वांट आ गया, डीआई आ गया, एलआर आ गया, वीए, उनका मोटा मोटी सिलेबस सेम ही है। बट बिजनेस जो डिसीजन मेकिंग है उसको थोड़ा सा अच्छी से करना है। कैसे करना है मैंने बोल दिया, पीवाईक्यू से। फर्स्ट सेक्शन के स्कोर कंसिडर होगा जेड स्कोर में। सेकंड जो सेक्शन है ऐसे राइटिंग, जो इसमें 2 ऐसे में से एक ही ऐसे आपको करना है। और जीके जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, वो फाइनल सिलेक्शन में भले इंस्टीट्यूट कंसिडर कर सकती है। जीडी होगा, पीआई होगा, ये भी सारी चीज़ें कंसिडर होती है फाइनल सिलेक्शन में। तो आई होप मैंने ओवरऑल सब कवर कर ही दिया है। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो गाइज। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।